हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने फाइनल अकाउंट एक टॉपिक लिया था जिसमें फाइनल अकाउंट का अर्थ, मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, काइंड्स ऑफ फाइनल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनके बारे में पढ़ा। मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, परफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एग्जाम्पल और उसके सॉल्यूशन के थ्रू हमने ट्रेडिंग अकाउंट को समझा। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए डू योर सेल्फ में रखा गया था जो आपने सोल्व करके आंसर को मेरे व्हाट्सएप पर डाला था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीनिंग, उसका परफॉर्मा और उसी क्रम में जोड़ते हुए आज हम अपने टॉपिक को ले रहे हैं बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना है। मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट, इट इज़ द लास्ट अकाउंट ऑफ फाइनल अकाउंट। यह अंतिम खातों में बनाया जाने वाला अंतिम खाता है। इट हैज़ टू आस्पेक्ट, इसमें भी दो पक्ष होते हैं, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स, दायित्व और संपत्ति। इट इज़ कॉल्ड ए स्टेटमेंट। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती, उसे हम अकाउंट नहीं कहते, ये हमारा स्टेटमेंट होती है। इसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। एक चीज़ पर हमें और ध्यान इंडिकेट करना है कि द पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर रिटन इन इट। इसमें दो खातों के शेषों को शामिल किया जाता है, व्यक्तिगत और वास्तविक खातों के शेषों को शामिल किया जाता है। टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज इक्वल, आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। इट इज़ हेल्पफुल टू नो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस। यह व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने में सहायक होता है। इसी मीनिंग को हमें हिंदी में पढ़ना है, उसे समझना है। जैसा कि लिखा है और हमने इंग्लिश में भी समझा है, यह अंतिम खातों में बनाया जाने वाला एक विवरण पत्र है जिसमें दो पक्ष होते हैं, दायित्व तथा संपत्ति। इसके दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। यह व्यापार की आर्थिक स्थिति बताने में सहायक है। इसमें वास्तविक तथा व्यक्तिगत खातों को शामिल किया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठा क्यों बनाया जाता है, उसके उद्देश्य क्या हैं, ये भी हमें जानने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला है टू नो द रियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। किसी भी व्यापार की वास्तविक स्थिति को जानना या बताना, यह इसका उद्देश्य है। सेकंड है टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। व्यापार में होने वाले लाभ या हानि का ज्ञान कराना। अगला है टू नो लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स। व्यापार के दायित्व तथा व्यापार की संपत्ति का ज्ञान कराना। टू नो द, इसे थोड़ा सा हम करेक्शन में डालेंगे, ये द अदर्स ना होकर डेटर्स है, DEBTORS, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। व्यापार के लेनदार तथा देनदारों का ज्ञान कराना। टू मेक ए प्लान, एक योजना बनाना, फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए, फॉर द बिजनेस, व्यापार के लिए। जो व्यापार की योजनाएं बनाई जाती हैं आगामी वर्षों के लिए, उनमें बनाने में भी यह सहायता प्रदान करता है, तो उन्हें बनाना भी इसका एक उद्देश्य है। व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराना, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। लाभ हानि का ज्ञान कराना, दायित्व तथा संपत्ति का ज्ञान कराना।
लेनदार तथा देनदार का ज्ञान कराना, कितनी हमारी देनदारी हैं, कितना हमें पैसा प्राप्त होना है, उन सब का ज्ञान हम इसके द्वारा कराते हैं। और भविष्य की योजनाएं बनाने में सहायता करना, जो भविष्य के लिए हम प्लानिंग करते हैं अपने व्यापार के लिए, उन्हें पूरा करने में, उन्हें बनाने में आर्थिक चिट्ठा सहायक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठे का नमूना। अब आर्थिक चिट्ठे के नमूने में, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आर्थिक चिट्ठे में दो एस्पेक्ट हैं हमारे, लायबिलिटीज़ और एसेट्स। लायबिलिटीज़ में हम किस किस को शामिल करते हैं, उसके बारे में हमें देखना है कि लायबिलिटीज़ में हम किस किस को शामिल करें। तो हम लायबिलिटीज़ साइड की तरफ चलें, लायबिलिटीज़ को ही समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल, पहले हम कैपिटल को शामिल करते हैं लायबिलिटीज़ साइड में, और नेट प्रॉफिट इसमें प्लस किया जाता है। नेट प्रॉफिट को हम जोड़ते हैं। जो लाभानी खाते का शेष है, P&L अकाउंट का बैलेंस, उसे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से जानते हैं। प्रॉफिट होने पर हम उसे कैपिटल में ऐड कर देंगे, और लॉस होने पर इसके जस्ट अपोजिट हम उसे लेस कर देंगे। अगला है ड्राइंग्स, आहरण। जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं बिजनेसमैन के, यदि उनके लिए वो पैसा निकालता है बिजनेस से, तो वो हमारा ड्राइंग्स होता है, और ऐसी अमाउंट को भी हम इसमें से घटा देते हैं। तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस माइनस ड्राइंग्स, इस प्रकार से जो हमारी नेट वैल्यू आती है उसे हम अपनी अमाउंट वाले कॉलम में डालते हैं। इसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन हैं? क्रेडिटर्स वह व्यापारी हैं, वह व्यापारिक संस्था है जिससे हम उधार माल क्रय करते हैं और भविष्य में उनका भुगतान हमें करना होता है। वह हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। द पर्सन और एनी अदर बिजनेस विच इज़ हेल्पफुल टू परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट is called creditors. We have to pay in future to him. हमें उन्हें पेमेंट करना होता है फ्यूचर में। इसी के बाद है बीपी। बीपी हमारी शॉर्ट फॉर्म है, जिसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं बिल पे बिल। ऐसा बिल जिसका हमें भुगतान करना है फ्यूचर में, वो हमारी लायबिलिटीज़ है, वो हमारा बीपी है। अगला है बैंक लोन। यदि हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तब हम उसे भी फ्यूचर में पेड करेंगे, वो भी हमारी लायबिलिटीज़ है, तो बैंक लोन को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसा कि आप इसके नाम से जानते हैं कि यदि कोई भी अकाउंट होल्डर अपनी डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा पैसा बैंक से निकालता है, तब ऐसी अमाउंट कहलाती है बैंक ओवरड्राफ्ट, और उसका पेमेंट उसे विद इंटरेस्ट करना होता है। इसकी दूसरी साइड से चलें, जैसा कि हम कह रहे थे कि इसकी लायबिलिटीज़ साइड, वो भी हमें पढ़नी है। लायबिलिटीज़ साइड में हम किस किस को शामिल करते हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करें। लायबिलिटी साइड हम पढ़ चुके हैं। एसेट साइड के बारे में बात करें तो एसेट साइड में सबसे पहले कैश इन हैंड, हमारे पास कितनी रोकड़ है, कितनी कैश है, उसे हम अपनी एसेट साइड में शामिल करते हैं। सेकंड है कैश एट बैंक, बैंक में हमारी कितनी जमा धनराशि है, कितना पैसा हमने बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर हम उसे शामिल करते हैं कैश एट बैंक। नेक्स्ट है हमारा डेटर्स, देनदार
वह व्यक्ति या व्यापारिक संस्था है जिसको हम उधार माल बेचते हैं और फ्यूचर में इनसे हमें पैसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट, विनियोग। विनियोग जब हम किसी दूसरी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे को लगाते हैं और वहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं, तब वह राशि हमारी विनियोग कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है बीआर। जैसा कि हमने पढ़ा था बीपी, बिल पे बिल, इसी प्रकार से हम कहते हैं प्राप्य बिल, बिल रिसीवेबल। ऐसा बिल जिसका पेमेंट हमें भविष्य में मिलना है वो हमारा बिल रिसीवेबल या फिर बीआर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति कौन कौन सी हैं? जैसे आपने कहा मशीन। स्थायी संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो हमें लंबे समय तक लाभ पहुंचाती हैं। हमने एक मशीन परचेज की सन 2020 में और जिसका जीवन काल लगभग 10 वर्ष का है कि 10 वर्ष वह चलेगी, तो वो हमें 2030 तक लाभ पहुंचाएगी। तो ऐसी संपत्तियां जो लंबे समय तक, दीर्घ समय तक, लॉन्ग पीरियड तक हमें प्रॉफिट देती हैं, वो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं। सेकंड है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारी स्थायी संपत्ति है। और आगे है हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग भी हमारी स्थायी संपत्ति है। फिर हमारा है क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। आप जानते हैं कि यदि अंतिम रहतिया एडजस्टमेंट समायोजनाओं में दिया गया है तब हम उसे 2 खातों में लिखते हैं, पहला व्यापार खाते में और दूसरा आर्थिक चिट्ठे में। तो क्लोजिंग स्टॉक को आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। इस प्रकार हमारी दोनों साइड पूरी होती हैं कि हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों के बारे में पढ़ा। इसे एक बार हम टोटल साइड्स को देखें। पहली साइड हमारे पास है लायबिलिटीज़, दूसरी हमारी है एसेट्स। हम लायबिलिटीज़ में किसको शामिल करते हैं, एसेट्स में किसको शामिल करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।